नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल DMG पर। आज हमारा जीके जीएस का ये 5वां सीरीज होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 4 सीरीज तक देखा हुआ है, प्लेलिस्ट में मौजूद, आप वहां से एक बार जरूर देख लेंगे। जीके जीएस सीरीज का आज ये 5वां सीरीज, इसमें जो भी क्वेश्चन है कतई जहर प्रश्न है यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके आगामी बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो, ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ एवं, यहाँ लब नहीं, लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, यहाँ बलवंत नहीं बलवन, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बलवन। तो बलवन ने ही अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी तथा, ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि सिजदा एवं पेबोस जो प्रथा थी उसको भी बलवन ने ही शुरुआत किया था। और बलवन का जो बचपन का नाम था वो आपको याद होगा, क्या था? बहाउद्दीन। ठीक है, क्या नाम था? बहाउद्दीन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिरोज तुगलक के द्वारा लाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/6 और 1/10। सही आंसर क्या रहेगा इसका? 1/10। ठीक है, फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर पे कितना लगाया था? 1/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। पहला तो अकबर ने किस चीज़ का कौन सा संवत शुरुआत किया था? इलाही संवत। ठीक है, वहीं आपने एक और सुना होगा शक संवत। ठीक है, तो शक संवत को किसने चलाया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1583। ठीक है, अकबर कब किया था ये इलाही संवत का शुरुआत? 1583 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मराठों का मेकियावेली कहा गया? किसे मराठों का मेकियावेली कहा गया था? तो ये कहा गया था नाना फडणवीस को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नाना फडणवीस को। अगला क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो पाहुल प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही ऑप्शन क्या होगा इसका? गुरु गोविंद। ठीक है, और ये गुरु गोविंद 10वें गुरु थे सिख धर्म के। ठीक है, और वहीं बात करें संस्थापक के, तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में के दौरान किया गया था? तो दास प्रथा का अंत किया गया था किसके समय? लॉर्ड एलनब्रो के समय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रंपाहो विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो रंपाहो विद्रोह का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और बंगाल। तो सही आंसर क्या होगा इसका? आंध्र प्रदेश। तो रंपाहो विद्रोह का संबंध है किससे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम लोग बंगाल का, तो बंगाल संबंधित है किससे? तेभागा आंदोलन से। तो याद रखिएगा, तेभागा आंदोलन संबंधित है बंगाल से, आंध्र प्रदेश संबंधित है रंपाहो विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति जो हुआ था, तो उसमें ऑप्शन है खान बहादुर खान, अजीमुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला ही थे प्रमुख नेता जिन्होंने फैजाबाद में 1857 की क्रांति का शुरुआत किया था। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति अलग अलग जगह पर अलग अलग जो प्रमुख नेता उभर कर आए थे वो आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाई थी, तो आपको पता होगा भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो याद होगा आपको 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कौन सुनाया था? तो जीसी हिल्टन। उस समय कौन थे न्यायाधीश? जीसी हिल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आग का आविष्कार तो कब हुआ था? वो पूरा पाषाण काल में। आपको याद होगा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। लेकिन अगर बात करें पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये हड़प्पा संस्कृति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? नर्तकी कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो सही ऑप्शन है इसका मोहनजोदारो से। ठीक है, तो मोहनजोदारो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा IRDA का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी याद होगा आपको। चार मीनार भी हैदराबाद में ही है। अगला क्वेश्चन है भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करिएगा। दर्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में। तो अगर बात करें आंसर का, तो भोर घाट दर्रा संबंधित है किससे? मुंबई पुणे को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो भोर घाट है। ठीक है, वहीं बात करें अगर हम लोग नासिक और पुणे का, तो नासिक और पुणे में आपने सुना होगा थाल घाट। ठीक है, तो ये जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगर बात करें किस किस से, तो राजस्थान तो हो गया, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग तो गुजरात। ठीक है, तो गुजरात से भी गुजरती है। उसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान तो आ ही गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा MP से भी गुजरती है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में है। एक राज्य है झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से भी गुजरती है। बात करें वहीं त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा है मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम भी गुजरता है। तो टोटल 8 राज्य है जो कर्क रेखा उस राज्य से गुजरती है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, केरल और पंजाब। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो मुरलीन राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें इसके अलावा तो आपको याद होगा डम्फा का आपने नाम सुना होगा, डम्फा का नाम सुना होगा। तो डम्फा भी जो मिजोरम में ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्र का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मृदा, लाल मिट्टी। तो सबसे अधिक कहाँ पर है? वो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, किस मृदा का क्षेत्र विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो वो जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, बात करें काली मृदा, आपको पता होगा गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। वहीं बात करें हम लोग WHO और WTO का। ठीक है, इस दोनों का भी मुख्यालय जनेवा में है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बता दिया ना मैंने। अगला क्वेश्चन है उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि? तो वो है KR नारायण की। ठीक है, वहीं बात करें ज्ञानी जेल सिंह का, तो आपने नाम सुना होगा एकता। ठीक है, एकता समाधि स्थल का नाम क्या है? एकता। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन सही क्या होगा इसका? 3। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, जिसमें सामाजिक, आपने सुना होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में सुना होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में है 40 और राज्यसभा में है 16। तो इसके अनुसार सही ऑप्शन क्या होगा? B। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा। और उसके अलावा अगर पूछ दिया जाए विधान परिषद में, तो आपको पता होगा विधान परिषद में कितना है? 75 सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें हम लोग विधानसभा का, तो विधानसभा में कितना सीट है? 243 सीट है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा वो हुआ था 2003 में, और इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, जिसमें आपका क्या था? बोरो, मैथिली, डोगरी और संथाली एक भाषा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये चारों भाषा को 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें उपर्युक्त में सब सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है किसमें? अथर्ववेद में, याद रखिएगा। ये अथर्ववेद सबसे लास्ट वाला वेद, आपको पता है कि टोटल 4 वेद है और सबसे अंतिम में यानी कि सबसे नया बोल सकते हैं आप इसको, सबसे पुराना का बात करें तो ऋग्वेद में, ठीक है, ये सबसे पहले आया था, फिर यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के समय में, ठीक है, आपको याद रखना है। वही बात करें अजातशत्रु के समय में पहला, काला अशोक के समय में दूसरा और अशोक के समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोटोन की खोज किसने की थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, फोटोन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आपको पता होगा कि यही फोटोन है जो हीट एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल काल के शासक को कहा गया है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है किसको? जहांगीर को, ठीक है। बाबर, आपको पता है कि मुगल काल के संस्थापक थे बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद फिर औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा की रचना किसने की? तो तुगलकनामा की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने, याद रखिएगा। और अमीर खुसरो की ही हम लोग तोतिए हिंद भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कहीं कहीं पर 4 मार्च भी लिखा हुआ रहता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है। तो यहाँ 5 मार्च हम लोग टिक करेंगे, 5 मार्च 1931, ठीक है। बात करें हम लोग 23 मार्च 1931, तो आपको याद होगा कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाया गया था। वहीं 31 मार्च को पता होगा कि आपको महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे लाहौर के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पहला नियम, दूसरा, तीसरा और कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? पहला नियम। आपको पता होगा कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ मोशन है वो टोटल 3 लॉ है, ठीक है, जिसमें से आपको पहला नियम, इसका आंसर क्या होगा? पहला नियम, जिसको हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और इस जड़त्व के नियम के अनुसार ही पेड़ पौधों की टहनियों को हम अगर हिलाते हैं तो वो गिर जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पर आर पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा कि आर का एक फॉर्मूला आता है क्या? V²/P। तो V इसका यहाँ पर कितना है? 200 वोल्ट। इसको आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? 400 ओम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 400 ओम। आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। वही बात करें टी रविशंकर, तो ये उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। और सुशील चंद्रा, ये हाल ही में आपको पता होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है सुनील अरोड़ा की जगह पर, किसको? सुशील चंद्रा को। वहीं बात करें राजीव कुमार का, तो आपको याद होगा कि राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। किसके? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, आमीटर एक विद्युत यंत्र है, इसे मापी जाती है। तो विद्युत यंत्र है, इसे मापी जाती है किससे? विद्युत धारा, ठीक है। आमीटर से किसे मेजर किया जाता है? विद्युत धारा। बात करें वही विद्युत विभाग, नहीं विभव यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो ये क्या है? विद्युत विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम लोग को किससे मेजर करते हैं? तो वो पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉल इनमें से किसका रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल किसका नाम है? CBAD, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। तो रेटिनॉल का हम लोग साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन ए। वहीं बात करें बी का, तो वो आता है थायमीन, याद रखिएगा, थायमीन। वहीं विटामिन सी का आपने पढ़ा होगा एस्कॉर्बिक एसिड। वहीं बात करें विटामिन डी का, तो आपने पढ़ा होगा कैल्सीफेरॉल। ये रासायनिक नाम है, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, चेचक नामक बीमारी किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक में आपको याद रखना है, ठीक है, एक आता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है, एक आता है चिकन पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस के कारण और वेरिसोला वायरस के कारण क्या होता है? चिकन पॉक्स, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित में काराकोरम दर्रा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दर्रा से। ये दूसरा क्वेश्चन है इस सीरीज में। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? जम्मू कश्मीर। लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख नहीं है तो जम्मू कश्मीर आंसर करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है के सिवान इनमें से किसके वर्तमान में प्रमुख है? तो के सिवान की सीआरपीएफ, बीएसएफ, इसरो, नीति आयोग। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसरो। इसरो के ही प्रमुख कौन है? के सिवान। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर? असम में। ठीक है, और बिहार का बात करें तो वाल्मीकि नाम सुना होगा आपने, और बंगाल में सुंदरवन नाम सुना होगा आपने, सुंदरवन। ठीक है, वहीं बात करें उड़ीसा में तो भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये सुना होगा, भीतरकनिका या सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गारो इनमें से किस राज्य की जनजाति है? तो नागालैंड, मेघालय, राजस्थान, गुजरात। तो गारो सही आंसर क्या होगा इसका? मेघालय। मेघालय की जनजाति है क्या? गारो। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो खासी भी आता है एक, खासी, गारो, खासी और जयंतिया, आपने नाम सुना होगा जयंतिया। ये सब कहाँ की जनजाति है? मेघालय की। ये बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे मैं डबल स्टार कर रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान। भारत चीन का बात करें तो आपने सुना होगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, वहीं भारत श्रीलंका का बात करें तो आपने सुना होगा मन्नार की खाड़ी। भारत अफगानिस्तान का आपने नाम सुना होगा डुरंड रेखा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, तो इस ये भी डबल स्टार कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? तो विनेश फोगाट कुश्ती, शतरंज, हॉकी और बैडमिंटन। तो विनेश फोगाट संबंधित है कुश्ती से। ये रही आपकी विनेश फोगाट यहाँ पर। ठीक है, और वही बात करें तो ये आप ये कौन है? शतरंज से संबंधित है। ठीक है, ये हम्पी करके कुछ नाम है, मुझे कोनेरू हम्पी आपको याद होगा, कोनेरू हम्पी। ये कोनेरू हम्पी हैं जो शतरंज के स्टार खिलाड़ी है। वही बात करें ये हॉकी के कप्तान है रानी रामपाल, आपने सुना होगा नाम। ठीक है, और सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु, इनको कौन नहीं जानता है? तो ये कौन है? पीवी सिंधु। ठीक है, बैडमिंटन की स्टार हैं, सिल्वर गर्ल भी के नाम से जाने जाती है। अगला क्वेश्चन है स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो ये रही आपकी स्मृति मंधाना। ठीक है, और ये देख के आपको पता चल गया होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, वहीं बात करें दुग्ध उत्पादन, तो ये श्वेत क्रांति कहलाता है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से ये वाला पोर्शन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को रैगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो रैगुर मिट्टी कहा जाता है किसको? काली मिट्टी को। ठीक है, काली मिट्टी को रैगुर मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह कितने दिनों तक चला? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह चला था 24 दिन तक। आपको पता होगा 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक चला था। ठीक है, तो आप इसको काउंट करेंगे तो 24 दिन आएगा। ठीक है, तो ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 24 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन है हंटर समिति किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हंटर समिति संबंध है किससे? नमक सत्याग्रह, जालियांवाला रौलट एक्ट। तो सही आंसर क्या होगा इसका? जालियांवाला बाग एक्ट। ये हंटर समिति क्या था? तो हालिया आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उसकी जांच के लिए कमेटी बैठाई गई थी जिससे हम लोग हंटर समिति कहे थे। तो हंटर समिति संबंधित है किससे? जालियांवाला बाग से, जो 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो बलवंत राय मेहता समिति। इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज का जो 5वां पार्ट था अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।